दोस्तों नमस्कार। सियासत के जिस मुहाने पर भारत की राजनीति खड़ी है, शायद ऐसा माहौल 35 बरस पहले तब रहा होगा जब मंडल और कमंडल और इसको लेकर राजनीति पूरे उफान पर थी। इस देश के भीतर में कमंडल के नाम पर जो हो रहा था और मंडल के जरिए जिस राजनीतिक आग को हवा दी जा रही थी, सब कुछ इस देश ने देखा है। उन परिस्थितियों के भीतर आज अगर जाइएगा तो एक सवाल आपके जहन में जरूर होगा। उस वक्त कमंडल के आश्रय तो सत्ता मिली नहीं, लेकिन मंडल के आश्रय भारत की राजनीति में खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ा बदलाव आ गया। और यह एक ऐसा बदलाव था जिसने यह तय कर दिया कि भारत की राजनीति अब जातीय समीकरणों के आश्रय सत्ता तक पहुंचने का एक बड़ा रास्ता है। लेकिन उस दौर की राजनीति के भीतर भी जिक्र जातियों का होता जरूर था, लेकिन कभी किसी से जाति पूछी नहीं गई। और देखिए, मौजूदा वक्त जिस मुहाने पर खड़ा है, उसमें यह भी पहला मौका इस देश के सामने आया जब इस देश में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने इस देश के प्रधानमंत्री को कहा कि पहली बार इस देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री बने हैं। यानी जातीय समीकरण या कहें सोशल इंजीनियरिंग के आश्रय बीजेपी ने जो पत्ता उस दौर में फेंका, उस दौर में हर किसी को यही लगा कि दरअसल कमंडल से चलते चलते अब मंडल की राजनीति को भी साधने की दिशा में बीजेपी बढ़ चुकी है। और इसका असर 2019 के चुनाव में नजर भी आया। लेकिन 2024 के चुनाव में सब कुछ चूक गया, क्योंकि भारत में उस राजनीतिक दल ने जातीय समीकरणों की परिस्थिति और इस देश में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को लेकर जो मुहिम शुरू की, वह भी राजनीतिक तौर पर उसने इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को जमीन सुंघा डाली। और यह जिक्र कांग्रेस का है, यह जिक्र राहुल गांधी का है। लेकिन भारत की राजनीति में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या सत्ताधारी पार्टी को यह लगने लग जाता है कि वह जिस राजनीति को कर रही थी उससे वह चूक रही है, तो शायद वह उस हकीकत में आकर खड़ी हो जाती है जहां पर वो जानती है कि उसका कोर वोटर कम से कम उससे ना छिने। इससे पहले संसद के बाहर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने देश के प्रधानमंत्री के ओबीसी कहा था और गर्व के साथ कहा था कि देखिए, ओबीसी प्रधानमंत्री है बीजेपी का, तो इस देश के ओबीसी बीजेपी के साथ खड़े होंगे। यही सियासत उत्तर प्रदेश में खास तौर से चल पड़ी थी। लेकिन आज पार्लियामेंट के भीतर बीजेपी के नेता सांसद अनुराग ठाकुर ने जब इस बात का जिक्र किया कि जो गणना की मांग कर रहे हैं उनकी जाति क्या है, यानी सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा या कहें पूछा अप्रोक्ष तौर पे कि दरअसल उनकी जाति तक तो पता नहीं है, तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बीजेपी को अब लगने लगा है कि राहुल गांधी जिस जाति जनगणना का जिक्र करते हुए भारत की राजनीति में अब बीजेपी के मार्फत सेंध लगा रहे हैं, उसे बचाने के लिए बीजेपी को अब कुछ नई तरीके से एक बिसात बिछानी होगी। और उसी के तहत क्या पहली बार पार्लियामेंट के भीतर वह भी विपक्ष के नेता से जाति पूछ ली गई? ऐसी परिस्थिति भारत की राजनीति में इससे पहले कभी नहीं थी। क्या हुआ पार्लियामेंट के भीतर, उसको अगर आप जानें उससे पहले एक चीज समझ लीजिए। राहुल गांधी जिस राजनीति को साध रहे हैं वह इस हकीकत से वाकिफ हैं कि कांग्रेस का पुराना वोट बैंक, जो दलित भी थे, जो आदिवासी भी थे, जो पिछड़ी जातियों से भी आते थे और ऊंची जातियों से भी आते थे, वो तमाम चीजें बिखर गई मंडल कमंडल की राजनीति के बाद से, यानी 35 बरस पहले। और शायद यही वजह है कि बीजेपी की सत्ता इस दौर में मंडल और कमंडल दोनों को लेकर बिहार यूपी में राजनीति साधती चली गई, लेकिन कांग्रेस की सत्ता दोनों जगहों पर नहीं है। और इस देश के तमाम राज्यों में अगर जातीय समीकरण के आश्रय कांग्रेस चल निकली तो फिर ना तो कोई छत्रप बचेगा और बीजेपी का तो बोरिया बिस्तर ही सिमटा जाएगा। यह डर बीजेपी को है और यह ताकत इस वक्त कांग्रेस के पास है, क्योंकि राहुल गांधी खुले तौर पर जाति जनगणना का जिक्र करते हुए इस समाज में हाशिए पर पड़े तबके की जरूरतें और उनको हाशिए पर ले जाकर क्यों खड़ा कर दिया गया और मुख्यधारा की राजनीति और मुख्यधारा की सत्ता करने वाले राजनीतिक दल क्यों उन्हें अलग रखते हैं, इन बातों का खुले तौर पर न सिर्फ जिक्र कर रहे हैं बल्कि उनके साथ खड़े होकर उन्हें समझा भी रहे हैं। और शायद यही वो वजह है कि पहली बार राहुल गांधी से उनकी जाति संसद के भीतर पूछी भी गई तो कुछ इस तर्ज पर पूछी गई। माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी अपनी उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था। नहीं, आप दल से बाहर आए, कृपया आप दल से आ जाएं, फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा, जी सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर।
सर नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। यूं भी भारत की राजनीति ही नहीं बल्कि समाज के भीतर भी कभी किसी से खुले तौर पर जाति पूछी नहीं जाती है, और खास तौर से जाति को पूछना और जातीय भावना के जरिए समाज के भीतर राजनीतिक दखल को अपने अनुकूल करने की सोच भारत में सभ्यता और संस्कृति के लिहाज से कभी भी फिट मानी नहीं गई। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि संसद के भीतर बीजेपी उस वक्त संसद की बहस में राहुल गांधी के जाति का जिक्र कर गई जिस वक्त देश के वित्त मंत्री को बजट पर जवाब देना था, यानी बजट से ऐन पहले अनुराग ठाकुर जिन मुद्दों को उठा रहे थे वह मुद्दे पूरे तरीके से राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषणों के जवाब के तौर पर कोई भी देखना चाहे तो देख सकता है। लेकिन उसके आगे का सवाल यह है, क्या वाकई जाति इस दौर में भारत की राजनीतिक सत्ता की जरूरत है, या फिर सत्ता तक पहुंचने की जरूरत है, या फिर वाकई इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ताओं ने जो जो काम जातियों के नाम पर किया उसी आधार पर जातियों को दरकिनार भी किया। इसीलिए इस देश के भीतर दलित और आदिवासियों की मुख्य धारा की राजनीति तो दूर, यहां के गवर्नेंस में भी उनके पूछा ही नहीं जाता है, या फिर उनका योगदान नहीं है, या फिर उनकी शिरकत ही नहीं हो पाती है। इस देश के भीतर में बहुत छोटा तबका है जो कि ग्रेजुएट तक भी पहुंच पाए, यानी मुख्यधारा की राजनीति नहीं बल्कि गवर्नेंस में शामिल होने के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएट तो होना पड़ेगा। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, निचली जातियों का पिछड़ा तबका, दलितों का समाज, आदिवासियों की परिस्थिति, इस देश में मुस्लिम यानी माइनॉरिटीज के भीतर जो गरीबों का पूरा कुनबा है, उन परिस्थितियों में उनकी पहुंच ग्रेजुएट होने तक यानी बीए या बीएससी करने तक भी अगर सिर्फ 2 से 2.5% के बीच रेंग रही हो और कई जगहों तो उससे भी कम हो, तो उनकी शिरकत भारत की मुख्यधारा के भीतर कैसे हो सकती है। और इस दौर में जब मीडिया चारों तरफ फैला हुआ है और मीडिया के जरिए जिन बातों का जिक्र हो रहा है या किया जा रहा है, उसने अगर सिर्फ और सिर्फ बीते 10 वर्ष में मोदी सत्ता के अनुकूल ही सारी जानकारी, सारी सूचना दी, और पहली बार 2024 के चुनाव के बाद सरकार इस बात को लेकर भी डर गई कि अगर वही मीडिया राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया या फिर मोदी सरकार से सवाल पूछने लगेगा तब वो जवाब क्या देंगे। और हकीकत देखिए, कल पार्लियामेंट के भीतर जब एक गड़बे में मीडिया को बंद किया गया तो राहुल गांधी ही पहुंचे, उन्होंने ही पार्लियामेंट के भीतर उसी मीडिया का सवाल उठाया भी, और उसके बाद स्पीकर ने मुलाकात के लिए मीडिया कर्मियों को बुलाया भी और उनके अनुकूल परिस्थिति बनेगी इसका जिक्र भी किया और भरोसा भी दिलाया। लेकिन भारत की राजनीति के भीतर लोकतंत्र के चारों पायदान को अगर आप मौजूदा वक्त में परखें तो चारों पायदान को लोकतंत्र के नाम पर मौजूदा सरकार ने हड़प लिया है या कहे अपने हाथों में दबोच रखा है। यही वो वजह है जो पहली बार फिसलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो राजनीति के मैदान में हो, चाहे नौकरशाही के बीच में हो, या फिर अब मीडिया कर्मियों के बीच भी यह सवाल बड़ा क्यों ना हो रहा हो कि आखिर इस स्थिति में मोदी सरकार से सवाल ना पूछें तो क्या करें। सवाल इसीलिए बड़ा है क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर पहली बार विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी, इससे पहले भी बहुत सारे विपक्ष के नेता रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने इस रूप में कहा नहीं होगा कि मुझे इंसल्ट किया जा रहा है, मेरी जाति पूछी जा रही है और इसके मतलब मायने क्या हो, जो राहुल गांधी को आज कहना पड़ा। और यह कहते हुए उन्हें कहना पड़ा कि यह स्थिति उनके सामने आएगी, यह शायद उनको एहसास होगा, लेकिन जाति जनगणना के सवाल से वह पीछे नहीं हटेंगे और इसी सदन में वह पास कराएंगे। यानी खुले तौर पर राजनीतिक आवाज भी है और सामाजिक परिस्थितियां भी हैं, और इन दोनों के बीच वही संसद खड़ी है जहां पे तीसरी बार सरकार मोदी सरकार की है और बीजेपी के नेता अगर जाति पूछ रहे हैं तो राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। तो क्या राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दे डाली जाति जनगणना को लेकर,
जबकि हर कोई जानता है कि इस देश में 2021 की जनगणना भी सामने आ नहीं पाई है, यानी सरकार इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को कैसे छुपा रही है। तो ऐसे में जाति जनगणना ठोक बजाकर राहुल गांधी अगर पार्लियामेंट में यह कहते हुए जिक्र कर रहे हैं कि आपको जितनी गाली देनी है दे दीजिए, क्योंकि इस देश के भीतर जो भी दलितों के, आदिवासियों के सवाल उठाएगा, पिछड़ों के सवाल उठाएगा, उसे गाली तो मिलेगी और मैं गाली सहने को तैयार हूं। और इन परिस्थितियों के भीतर राहुल गांधी अब यह कहने से भी नहीं चूके, मैं नहीं चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर माफी मांगे, मुझे उनसे माफी नहीं चाहिए। यानी एक संघर्ष की ऐसी मुनादी है, सुनना चाहिए। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी यानी 10 बरस की खामोशी भरी विपक्ष की तमाम राजनीति और 10 बरस के बाद विपक्ष के भीतर से उठते हुए सवाल, राहुल गांधी का प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर संसद के भीतर यह कहना, यह सब कुछ इसलिए मायने रखता है क्योंकि जब मंडल और कमंडल की राजनीति भी इस देश में थी, उस वक्त इस देश की जातियों का नाम लेकर तब के सांसद रामविलास पासवान ने जिक्र किया था कि किस तरीके से जो पिछड़ा तबका है, दलित के भीतर का तबका है, उसमें कितनी जातियां हैं और उनकी आर्थिक माली स्थिति क्या है, इससे संसद क्यों रूबरू नहीं होना चाहती है। उन्होंने एक सामाजिक लकीर खींची थी उस वक्त। लेकिन इन परिस्थितियों को अगर मौजूदा वक्त में लाकर रखें और यह सोचना शुरू करें क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है जहां पे पहली बार पार्लियामेंट के भीतर जाति का सवाल नेताओं, सांसद नहीं बल्कि प्रतिपक्ष के नेता तक जा पहुंचा, तब यह सवाल होगा क्या वाकई इस देश के भीतर जो मंडल से निकली हुई राजनीतिक दल हैं उनके भीतर भी कौन से सवाल होंगे। जाहिर है इसमें कई राजनीतिक दलों का नाम लिया जा सकता है। बिहार के भीतर आरजेडी यानी जनता दल उस वक्त निकल के आई थी, जो उत्तर प्रदेश में भी थी, वह निकली, उससे टूटी, तो उसके बाद वहां पर आरजेडी बनी और यहां पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी। उस दौर में बहुजन समाज पार्टी को भी परख लीजिए। यानी राजनीतिक दलों के बिहार उत्तर प्रदेश के समीकरणों में एक सच तो यह जरूर है, सिर्फ इन दो राज्यों में 120 सीटें आती हैं और इस देश के भीतर में मंडल की राजनीति जितनी सीटों को प्रभावित करती है उनकी संख्या तकरीबन 349 सीटें हैं। सीधे तौर पर जातीय समीकरण के जरिए अगर जातियों को वाकई यह एहसास हो गया कि बीजेपी जिस राजनीति को साध रही है उस राजनीति की हार मंडल कमंडल की लड़ाई में 1989-90 में भी हुई और उसके बाद 91 में जब इलेक्शन हुआ तब भी बीजेपी नहीं आ पाई, 96 में भी आई अयोध्या या कहें उस दौर में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, तब भी वह सिर्फ 13 दिन रह पाई और जब अटल बिहारी वाजपेयी उसके बाद प्रधानमंत्री बने तो वह भी आर्थिक रिफॉर्म की दिशा में चले गए और उनको कहना पड़ा कि हम ट्रैक 2 पर हैं, जो मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव 91 में इस देश में रिफॉर्म लेकर आए थे। यानी इस देश की आर्थिक परिस्थितियों के साथ उन्होंने खुद को जोड़ा। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या मौजूदा सरकार के सामने कुछ भी बताने को नहीं है, क्योंकि आज पार्लियामेंट में जब अपना भाषण जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने शुरू किया तो वो कहने लगी कि देखिए 2014 में एग्रीकल्चर का जो बजट होता था 30,000 करोड़ का था, आज ये बजट 1,52,000 करोड़ का हो गया। स्किल और एम्प्लॉयमेंट को लेकर बजट 85,000 करोड़ का होता था, आज यह बजट बढ़कर 1,48,000 करोड़ का हो गया। वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट को लेकर उन्होंने कहा तब 96,000 करोड़ का बजट होता था, आज की तारीख में यह 3,27,000 करोड़ का हो गया है। इसी तरीके से रूरल और अर्बन डेवलपमेंट का भी जिक्र किया कि कितने करोड़ रुपए, कितने लाख करोड़ रुपए बढ़ गए हैं इस दौर में। यानी बीते 10 बरस की परिस्थिति बताने को कोई तैयार नहीं और यह स्थिति क्या वाकई सरकार की है जिस वजह से उसे बार बार जाति की दिशा में लौट कर आना पड़ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी आज जब सीआईआई की बैठक में थे तो वो अपने 10 बरस से हटकर 2014 की परिस्थितियों को बताने में लग गए जिससे मौजूदा वक्त को लेकर कोई सवाल ना करे और वो ये जानकारी देने लगे कि 2014 से पहले भी किस तरीके का बजट और उसमें कितनी रकम होती थी किस क्षेत्र में लेकर, और उस दौर को याद कीजिएगा तो स्कैम के तौर पर वो दौर याद आएगा। यानी बीते 11 बरस तक जो प्रधानमंत्री इस देश में रहा हो वह इन 11 वर्षों से हटकर दोबारा अतीत में लौट जाए, यह काम तो मनमोहन सिंह ने नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया, पीवी नरसिम्हा राव ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, वीपी सिंह ने नहीं किया, देवेगौड़ा ने नहीं किया, आईके गुजराल ने नहीं किया। लेकिन इस दौर में 11 बरस, वह भी 1962 के रिकॉर्ड के बराबर पहुंचने के बाद कि हम तीसरी बार चुने गए, फिर भी पुरानी अतीत की डायरी को खोल रहे हैं क्योंकि बताने के लिए क्या कुछ नहीं है, इसीलिए जाति के सवाल आए हैं। और इसको लेकर जो शोर मच रहा है उसमें बकायदा सांसद ये सवाल उठा रहे हैं। हमें लगता है 2 चीज अब समझनी चाहिए। पहली बात तो ये, प्रधानमंत्री खुद क्या कह रहे हैं यह भी सुन लीजिए जो उन्होंने आज कहा। 2014 के पहले की
फ्रेजाइल 5 वाली स्थिति और लाखों करोड़ के घोटालों के बारे में यहां हर किसी को पता है। हमारी इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, इसकी बारीकियां सरकार ने व्हाइट पेपर जारी करके देश के सामने रखी है। तो क्या वाकई मोदी सरकार को इस वक्त सबसे बड़ा डर इस बात को लेकर है कि वह भविष्य की राजनीति या मौजूदा वक्त में किस राजनीतिक एजेंडे के तहत बीजेपी को दो पांव पे खड़ा कर पाए? क्योंकि बैसाखियों के आश्रय अगर सरकार चल रही है तो ऐसे में कोई सवाल, कोई एजेंडा, कोई विचारधारा तो साथ होनी चाहिए जिसके आश्रय इस देश में भविष्य की राजनीतिक लकीर वह खींच पाए। 11 बरस की राजनीतिक सत्ता के बावजूद भी 11 बरस पहले की परिस्थितियों को अगर बताने की जरूरत पड़ रही है तब तो यह सवाल कोई भी करेगा इस दौर में अब सरकार को किस किस बात का डर है। और इसी डर के आश्रय अब वो उस मीडिया से भी घबराने लगी है जिस मीडिया को उसने बहुत विज्ञापन दिया, बहुत पैसा दिया। उस विज्ञापन और पैसे के आश्रय उस मीडिया ने भी सर पर बैठा लिया और कोई सवाल सरकार से किया नहीं। लेकिन अब ना तो विज्ञापन के लिए पैसा है और ना ही मीडिया को पैसा देकर बहलाया जा सकता है, क्योंकि इस दौर में सरकार का पानी जब उतर रहा है तो फिर चाहे वो टेलीविजन स्क्रीन हो या अखबार के पन्ने हो, सरकार को लेकर कोई चीज ना देखने में लोगों की रुचि बच पा रही है, ना ही अखबारों की रिपोर्ट वहां पर छप पा रही है। और यह परिस्थिति बताती है कि लोग जानना चाहते हैं कि इस देश के भीतर में अब विपक्ष किस विकल्प के साथ, किन मुद्दों के साथ, उन मुद्दों में कितनी धार है, इन सारी परिस्थितियों को वो देखना चाहते हैं। इसीलिए चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उसको आप चाहे गोदी मीडिया कह लीजिए, चाहे वो अखबार यानी प्रिंट हो, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, वहां पर सबसे ज्यादा व्यूवरशिप राहुल गांधी को लेकर है, इंडिया गठबंधन से उठने वाले सवालों को लेकर है। और अगर उस दिशा में मीडिया नहीं बढ़ता है तो उसकी साख धीरे धीरे खत्म जो हो चुकी है वह तो अपने आप को दफन कर लेगा। और शायद यही वजह है कि पार्लियामेंट के भीतर घूमते फिरते हुए किसी भी विपक्ष के नेता से कोई भी सवाल जो मीडिया कर्मी करते हैं अब वो ना पूछ पाए, इसीलिए उनके लिए रास्ते बंद कल किए गए। लेकिन उन्हीं बंद रास्तों का सवाल किसी दूसरे ने नहीं, राहुल गांधी ने उठाया, जिसके बाद सरकार को समझ में आ गया कि इन चीजों से काम चलेगा नहीं। तो सरकार को क्या इस बात का भी डर है कि आज मीडिया पलटा कल नौकरशाही पलट जाएगी? और इसीलिए वह शायद पार्लियामेंट के भीतर भी उन मुद्दों को उठाना चाहती है जिन मुद्दों के आश्रय इस देश में एक लड़ाई मंडल कमंडल की तर्ज पर खड़ी हो जाए। लेकिन उसी पार्लियामेंट के भीतर पहली बार मंडल से निकली हुई राजनीति को साधने वाली समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी कहना पड़ा कि आखिर आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, क्या तरीका? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप बैठिए। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई इस सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी। अखिलेश भी बाखूबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता जातीय समीकरणों के आश्रय ही बनेगा। लेकिन एक दूसरा सच भी इस दौर में उभर कर आया है, यानी मोदी सरकार ने बीते 10 बरस में क्या कुछ किया, अगर उस पर सीधा हमला कर पाने की स्थिति में विपक्ष का कोई नेता अगर खड़ा नहीं होगा तो जनता उसके साथ खड़ी नहीं होगी। इसको बाखूबी अखिलेश जानते हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है, खुद मंडल की राजनीति से निकली हुई पार्टी के नेता खुले तौर पर अब विपक्ष में बैठकर सत्ता को चिता रहे हैं कि जाति आप कैसे पूछ सकते हैं। यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि भारत की राजनीति के भीतर सत्ताधारी पार्टी वह भी बीजेपी, जो एक वक्त ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस भी एक वक्त आरक्षण के खिलाफ भी रही। आरएसएस के भीतर कई मौके ऐसे आए जब उन्होंने कहा भी और अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में लेख भी लिखे गए। 2015 में तो बकायदा इस बात का जिक्र भी सर संचालक ने कर दिया था, बाद में उनको अपनी लाइन भी बदलनी पड़ गई। यानी राजनीतिक हकीकत यह है कि सबको अपने कोर वोटर के पास लौटना होगा और यह सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में है। लेकिन पहली बार पहला बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि कांग्रेस जिस राजनीतिक धारा से निकली
और आजादी के आंदोलन में शिरकत करने के बाद उसने जिस राजनीति को साधा, उसमें जाति मायने नहीं रखती थी, उसमें धर्म मायने नहीं रखता था, उसमें एक ऐसा राष्ट्रवाद था जो राष्ट्रीय आजादी के संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ था। इसीलिए कांग्रेस एक राजनीतिक दल होते हुए भी एक राजनीतिक विचार के तौर पर इस देश में ज्यादा तेजी से फैली। लेकिन पहली बार एक अनूठा प्रयोग अगर राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए किया और विपक्ष की ताकत को बड़ा करते हुए बीजेपी की सत्ता को सत्ता से डिगाने के लिए जिस रास्ते वो बढ़े, उसमें लोगों के साथ खड़े होकर, यानी सिर्फ भाषण के जरिए नहीं बल्कि लोगों के साथ खड़े होकर उनकी जरूरतों को ही अगर आधार बना लिया और पार्टी का मैनिफेस्टो भी, यानी इलेक्शन का मैनिफेस्टो भी उसी तर्ज पर खड़ा कर दिया, तो एक झटका सबसे बड़ा बीजेपी को लगा, क्योंकि वह मानकर चलती रही कि दरअसल एक फिलॉसफिकल तरीके से कांग्रेस खड़ी है और उसको फिलॉसफिकल तरीके से धराशायी किया जा सकता है, जो 2014 में कर दिखाया गया। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस के दौर में जो 2010, 11, 12, 13 में जो करप्शन के मामले सामने आ रहे थे, उस दौर में बड़े ही फिलॉसफिकली इस देश में करप्शन को भी ऑर्गेनाइज्ड वे में पॉलिसीगत तरीके से कैसे लाया गया, उसका तो जीता जागता नमूना इलेक्ट्रल बॉन्ड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया और उस पर भी ताली खुद सरकार पीटती रही। और उस दौर में नौकरशाही हो या मीडिया हो, कभी किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। तो पहला सवाल, कांग्रेस का यह बदलाव बीजेपी के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी के तौर पर है। और इस खतरे की घंटी का और तीखा हो जाना इसलिए मायने है क्योंकि इंडिया गठबंधन के बीच जो कांग्रेस के साथी दल हैं, वह दरअसल उसी जाति समीकरण के आश्रय अब बीजेपी को पूरे देश में ध्वस्त करने की परिस्थिति में आकर खड़े हो चले हैं, जो और मुश्किल हालात में बीजेपी को ला रहा है। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल बीजेपी को लेकर है उसकी अपनी धारा। मंडल कमंडल की राजनीति से लेकर 2024 में अयोध्या तक में मिली हार, यानी फैजाबाद की सीट तक को गंवाना, और उसके बाद कहां कहां सीट कैसे कैसे गंवाई, ये कोई बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर जिस सोच को लेकर बीजेपी चल रही थी, वह सोच ही इस राजनीति में अगर खारिज हो गई तो फिर आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कैसे चुनाव लड़ेंगे। आरएसएस और बीजेपी में यही तो अंतर है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को यही पाठ तो पढ़ाया कि चुनाव हम लड़ते हैं, जीतते हम हैं, उसकी मलाई आपको जरूर मिलेगी। लेकिन जब हार मिलने लगेगी तब क्या होगा, यह बड़ा सवाल इस दौर में बीजेपी और आरएसएस के भीतर भी एक नए विकल्प के चेहरे को तलाशने में जुट चुका है। यह दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल शायद इस देश का सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई भारत में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा इस देश में जाति जनगणना और जो हाशिए पर पड़ा तबका है उसको मुख्य धारा में शामिल करके लाया जा सकता है। यह सवाल आज का नहीं बल्कि आजादी के बाद से इस देश में कई मौकों पर चलता आ आया है। बाबा साहब अंबेडकर ने तो संविधान बनने के बाद जो आखिरी भाषण था उसमें उन्होंने बकायदा यह कहा था कि यह पूरा का पूरा संविधान कागज का पन्ना भर रह जाएगा अगर आपने इस देश में आर्थिक समानता का जिक्र नहीं किया तो। और आर्थिक तौर पर असमानता की परिस्थिति मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी हकीकत है, जहां पे कॉर्पोरेट और सत्ता का नेक्सस खुला खेल खेल रहा है। तो क्या यह चीजें बदलने की दिशा में जा सकती है? और इस जाती हुई परिस्थिति को क्या पहली बार नौकरशाही और मीडिया समझ रहा है? और यह डर सत्ता के भीतर समा चुका है कि अगर मीडिया भी पलट गया, नौकरशाही भी बदल गई, तब उसके पास क्या बचेगा, क्योंकि वह एक पारंपरिक पार्टी के तौर पर भी बच नहीं पा रही है, क्योंकि उसकी पूरी राजनीति एक चेहरे, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द है जिसकी साख इस चुनाव में खत्म सी हो गई। यह शायद मौजूदा संसद के भीतर की वो हकीकत है जिसमें सत्ताधारी पार्टी अब प्रतिपक्ष के नेता से पूछती है आपकी जाति क्या है, या जिसकी जाति का नहीं जानकारी वो जनगणना का मांग करे। अजीबोगरीब स्थिति है, लेकिन भारत की राजनीति इस मुहाने पर खड़ी जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।